आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 66 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 67 मुलाहिज़ा फरमाए। शायद वीरा लाइट दुरुस्त ही कह रही थी। जो अहम थे वो लड़ते भिड़ते जिंदा सलामत निकल गए थे और जो प्यादे थे वो मौत के इंतजार में अपने मोर्चों पर डटे हुए थे। लेकिन उसकी दूसरी बात इतनी दुरुस्त नहीं थी। उसने बड़ी आसानी के साथ खिलौनों का फलसफा बयान कर दिया था, लेकिन वो बस बेजान खिलौनों तक ही दुरुस्त था। जब खेल और खिलाड़ी दोनों जीते जागते बाशऊर वजूद के मालिक हों तो उनमें से किसी एक की बर्तरी मनसब में काबिल जिक्र तब्दीली नहीं ला सकती। खिलाड़ी हाकिम हो या महकूम, खिलाड़ी ही रहता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे खरबूजा खरबूजा होता है और छुरी छुरी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कौन किस पर गिरता है। धार तेज हो तो नतीजा हमेशा एक ही निकलता है। लेकिन उस मरहले पर मैंने वीरा लाइट की खुशफहमी रफा करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि मुसल्ला थी और मेरी स्टेन गन एक शिकार को निकलने के बाद मेरे कदमों में फर्श पर पड़ी हुई थी। कुछ हासिल कर भी लिया तो बेसूद होगा। मैंने उसकी घुराहट को नजरअंदाज करते हुए बेपरवायाना लहजे में कहा, खलच कुछ और बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे सब रिश्ते वक्ती होते हैं, पसंद मर्जी और मूड के ताबे होते हैं। किसी का किसी पर कोई हक नहीं बनता। बस इसीलिए मैं उस लड़की की तरफ झुकता चला गया, क्योंकि वहां पसंद के साथ एक इम्कान हक पैदा होने का भी था। वो मज़हक्का उड़ाने वाले लहजे में बोली, हक तो जो है सो है और अपनी जगह अटल है। हाँ, नूरुल हक, ऐनुल हक और अब्दुल हक जरूर पैदा किए और मारे जा सकते हैं। अरे, मैंने तहय्युर ज़दा लहजे में कहा, तुम तो बहुत शकील उर्दू बोल लेती हो। उर्दू ही नहीं, मैं तेरा जुबान मकामी लबो लहजे में बामुहावरा बोल सकती हूँ। और बोलते बोलते वो अचानक खामोश होगी, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रही है, और मैंने भी फिजा पर कान जमा दिए। चंद ही सानियों बाद मैं भी वो आवाज सुनने में कामयाब हो गया जो हवा के दोष पर किसी सायरन की आवाज डूबती उबरती लम्हा ब लम्हा करीब तर आती जा रही थी। और मेरे कयास के मुताबिक वो किसी पुलिस कार के सायरन की आवाज थी। वहां गहरा अंधेरा था, लेकिन मैंने गर्दन हलाए बगैर कन अखियों से वीरा लाइट की तरफ देखा तो वो दम सादे फिजा में डूबने और उबरने वाली आवाज का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में दबे हुए बेआवाज पिस्तौल की नाल गैर इरादी तौर पर फर्श की तरफ झुक गई थी। मेरे लिए सूरत हाल को तब्दील करने का वो नादिर मौका था। मैंने पंजों पर अपना वजन तोल कर वीरा लाइट पर छलांग लगा दी, लेकिन उसने किसी छलावे की तरह अपनी जगह छोड़ दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसके वजूद पर हर तरफ आंखें ही आंखें हों। वो अपने सुबक जिस्म की लचक से फायदा उठाकर बहुत सफाई के साथ मेरी जद से निकल गई थी, और मैं निशाना खता होने की बिना पर अपने जोर में लड़खड़ाता हुआ दीवार की तरफ बढ़ गया। मैं संभल कर पलटा तो वो बिजली की सी सुरात के साथ घूमी थी और किसी हल्के से परिंदे की तरह फिजा में उड़ती हुई मुझ पर हमला आवर हुई थी। मुझे मोहलत ही न मिल सकी कि मैं उसकी जिद से बचने की कोशिश करता, और उसकी दोनों लातें पूरी कुव्वत के साथ मेरे सीने पर आ पड़ी। मेरे लिए कदमों पर खड़े रहना दुश्वार हो गया। मैं संभल कर उठ ही रहा था कि मेरी गर्दन पर कराटे का एक जोरदार हाथ पड़ा और मैं बस चिल्ला कर रह गया। उसे देखकर, उसकी आवाज पहचान कर मेरे जहन में उसका वही नरमो नाजुक और सरापा राहत तस्वुर बेतार हो गया था, जिससे टोक्यो में मेरा वास्ता पड़ा था। और उसकी जंगजूई के बारे में सुल्तान शाह की फराहम की हुई इतलात आर्जी तौर पर जहन के किसी ख्वाबीदा गोशे में छास हुई थी, जिसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा था। यही कारी हाथ तुम्हारी कनपट्टी पर भी पड़ सकता था। उसकी तेज तहकुमाना आवाज गूंजी, पुलिस किसी भी लम्हे पहुंचने वाली है और मैं तुम्हें बेहोश नहीं करना चाहती। बस ये याद रखना कि तुम मेरे अंडर हो। जो कहूं बेचूचरा करते जाओ। जहां हुक्म अदूली की कोशिश की, गोली मारकर आगे बढ़ जाऊंगी। मैं अपने तौर पर तुम्हें एक और मौका फराहम कर रही हूँ। असूलन तुम वाजिबुल कत्ल हो। वो मुसल्ला और फुर्तीली थी, कराटे में महारत रखती थी। उस वक्त मुझ पर हावी भी हो चुकी थी। उसके एतमाद और महारत का यह हाल था कि उछल कूद होने के बावजूद बेआवाज पिस्तौल बदस्तूर उसके हाथ में था, लेकिन मैं भी मिट्टी का बना हुआ कोई बोधा पुतला नहीं था। मुकाबले पर तुल जाता तो उससे दांतों पसीना आ सकता था, लेकिन मेरे लिए वो बड़ा मसलहत अमेज लम्हा था। अगर मैं अना के जोश में तसादम पर तुल जाता तो नतीजा जो कुछ भी होता, मेरे असल मकसद को महाजराई से कोई सहारा नहीं मिल सकता था। लेकिन मकाराना पसपाई इख्तियार करके मैं किसी हद तक उसका एतमाद जीत सकता था। पुलिस सायरन की आवाज अब बहुत तेज हो चुकी थी। शायद जीवा हाउस के सोख्ता और वीरान खंडरात के कुर्ब जवार में रहने वालों में से किसी ने अंधाधुंध वहशियाना फायरिंग से खौफजदा होकर पुलिस को बाखबर कर दिया था। सायरन का शोर वाजे होते ही अस्टेन गन्नों समेत फायरिंग का तवातर यकलख्त दम तोड़ गया था। बस इक्का दुक्का फायर सुनाई दे रहे थे। शायद दोनों फरीकों ने मौका की नजाकत को भांपते हुए हिसाब किताब अगले किसी मौका के लिए मुलतवी करके निकल भागने का फैसला कर लिया था। तुम्हारा यह रूप मेरे लिए हैरतनाक है वीरा, मैंने थके हुए शिकस्त खोरदा लहजे में कहा।
जाहिर है कि इस वक्त मैं जख्मी हालत में पुलिस के हाथ लगना हरगिज पसंद नहीं करूंगा। बज़ाहिर तुम जीत चुकी हो। गुड। उसकी आवाज़ जज्बात से यकसर आ रही थी। मुझे यकीन था कि तुम अक्लमंद हो। अब बाहर निकलने की फिक्र करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हमें इस इमारत के अकबी हिस्से से निकलकर तीसरी गली में खड़ी हुई स्याह मर्सिडीज तक पहुंचना है। याद रखना कि मुझे उलझाकर अपने आदमियों की तरफ जाने की किसी भी कोशिश की कीमत तुम अपनी जान की सूरत में अदा करोगे। तुम्हारी बालादस्ती तस्लीम कर लेने के बाद ये धमकियां कमीनगी के मुतरातिफ है। मैंने जलाए हुए तल्ख लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतरता हूँ तो तुम्हें भी मेरी तवक्कुआत के मुताबिक आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए। चलो। उसने बढ़कर मुझे धकेलते हुए कहा, यह जंग है, शायद असलहा के इस्तेमाल पर हमारी मुफाहमत हो चुकी है, लेकिन अज़ाब की जंग अभी जारी है। इसमें सब कुछ हो जाता है। अगर महाज पर लड़ने वालों का ज़र्फ़ अचानक काम करना शुरू कर दे तो कोई सिपाही अपने जैसे किसी इंसान पर गोली चलाना गवारा नहीं करेगा। फिर तुम्हारे मजहब के फलसफे में शहीद कोई न होता, सब गाजी या जंगी कैदी ही नजर आते। मैं नकासी के करीब तरीन रास्ते की तरफ बढ़ गया। वो उर्दू तो काबिल रिश्क, रवानी और बेहतरी तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोल रही थी, लेकिन गाजी और शहीद के मसले पर उसके मवाजने ने मेरी खोपड़ी को चकरा कर रख दिया था। बज़ाहिर मगरब निजात नजर आने वाली वीरा लाइट सिर्फ मुकामी जुबान पर अबूर रखती थी, बल्कि उसे मजहबी मालूमात पर भी खासा अबूर हासिल था, जो उस खित्ते की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी पर असर अंदाज थी। इनफरादी विरासत से इज्तिमाई सियासत तक हर फर्द और गरोह मजहब के इस्तेसाल पर तुला हुआ था। हम यके बाद दीगरे तारीख खंडरात से बाहर निकले तो फायरिंग बिल्कुल मौकूफ हो चुकी थी। फिजा पर ऐसा लामुतलाहिद सन्नाटा छाया हुआ था जैसे बरसों से वहां किसी जीरो का वजूद ही न रहा हो। सायरन की आवाज जीवा हाउस के बिल्कुल नभा में किसी असीबी चीख की तरह गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। फिजा में बारूद का इस कदर कसीर धुआं ठहरा हुआ था कि बाहर आते ही मेरी दोनों आंखें चलने लगी और मैं बार बार अपनी आंखों से बहते हुए पानी को साफ करते हुए ये सोच रहा था कि प्रोग्राम के मुताबिक मेरी वापसी न होने पर कर्नल जवार जैदी, जहांगीर और सुल्तान शाह की क्या हालत होगी। बाहर मैदान साफ था। मैं दौड़ता हुआ जीवा हाउस के अहाते की टूटी हुई अकबी दीवार अबूर करके बाहर गली में निकला तो वीरा बदस्तूर सहाय की तरह मेरे पीछे लगी हुई थी। रास्ते में एक जगह वो किसी लाश में उलझकर बुरी तरह गिरते गिरते बची थी, लेकिन वो गैर इरादी आवाज सुनकर मेरे पलटने से पहले ही उसने दोबारा अपने कदमों पर खड़े होकर मेरी उम्मीदों पर ओस डाल दी थी। तीसरी गली में घुसते ही स्याह मर्सिडीज दूर से नजर आ गई। दरवाजे मकफिल नहीं है। वीरा की घुराती हुई आवाज सुभरी, तुम पैसेंजर सीट पर बैठोगे। मैंने बिला मुजाहमत उसकी हदायत पर अमल किया और जब उसने ड्राइविंग सीट संभाली तो दूर लगे हुए स्ट्रीट लैंप की रोशनी के निकास में मैंने देखा कि वो रास्ते ही में कहीं अपने चेहरे पर से स्याह नकाब उतार चुकी थी और उसका मैसूर कुन चेहरा उसी अंदाज में दमक रहा था जो मैंने पहली बार देखा था। अपना बेआवाज पस्तौल वो अपने लिबास में कहीं छुपा चुकी थी। साहिल समंदर से जरा दूर वाक़ई शहर की एक मारूफ और खुशहाल आबादी में उस सफर का इख्तिताम हुआ। वो वसी और अरीज मकान दूसरे मकानात से अलग था। कुर्बजवार में फैले हुए तामीराती साजो सामान और जेर तकमील ढांचों से जाहिर हो रहा था कि वहां पाई जाने वाली फिरानी कुछ ही अरसे में रंगो नूर के सैलाब में गुम होकर रह जाएगी। फाटक पर मर्सिडीज के हेडलैम्प की रोशनी पड़ते ही आईनी फाटक खुला और एक दराज कामत से अफाम गनमैन ने वीरा को कार अंदर ले जाने का इशारा किया था। गनमैन के शाने से राइफल और कारतूसों की पेटी झूल रही थी। अपने खतुखाल की बिना पर वो भी गैर मुल्की नजर आ रहा था, लेकिन मैं वीरा लाइट की जुबान से उर्दू सुनने के बाद अंदाजे कायम करने में जरा मोहतात ही रहना चाह रहा था। तवील पुख्ता रविश अबूर करके वीरा ने कार रोक दी और नीचे उतरकर फाटक की तरफ देखने लगी। गनमैन अंदर से फाटक बंद करने के बाद फौजी अंदाज में तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसी तरफ आ रहा था। ये कौन है तुम्हारे साथ? गनमैन ने करीब आते ही उखड़ी उखड़ी अंग्रेजी में रवानी के साथ सवाल किया था। उसकी तेज उकाबी नजरें मेरी सरापा का जायजा ले रही थी और उसके लबो लहजे से जाहिर हो रहा था कि बज़ाहिर गनमैन के मामूली मनसब फवाइज होने के बावजूद उसे कहीं ना कहीं वीरा पर कोई बर्तरी जरूर हासिल थी। क्या यही पूछने के लिए यहाँ तक दौड़ाया है? वीरा ने फाड़ खाने वाले लहजे में सवाल किया। मैं मजबूर हूँ बेबी, उस निशाने उचकाकर बेबसी के साथ कहा। मुझे इस इमारत में दाखिल होने वाले कुत्ते के पिल्लों का भी शजरा मालूम होना चाहिए। ये तो फिर सालम आदमी है। जिस वक्त मैंने इस बारे में लाइल्मी का इजहार किया, बास मुझे गोली से उड़ा देगा। बास कहाँ है? वीरा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। ये मालूम करना मेरे फराइज में शामिल नहीं है बेबी, वो कदरे खुशामदाना लहजे में बोला। फिर मानी खेज अंदाज इख्तियार करते हुए बोला, वैसे वो कुछ देर पहले छत पर कबूतरों के साथ मशगूल थे। रोसा की इस आबादी में किसी कबूतरबाज की मौजूदगी का जिक्र मेरे लिए तहय्युर खेज था। जाओ दफा हो जाओ, मैं खुद तलाश कर लूंगी। वो हाथ फिजा में लहरा कर चलाए हुए लहजे में बोली। फिर मुझे साथ आने का इशारा करते हुए जैसे बरामदे की तरफ जाने के लिए पलटी, शाफाम अपने दोनों हाथ फिजा में फैलाकर उसकी राह में हायल हो गया। मेरा सवाल बेबी, वो खुशामदाना अंदाज में घगयाया था। तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि मेरा दोस्त है।
और मेरे साथ आया है, बाकी जवाबदेही मैं खुद कर लूंगी। वो आंखें निकाल कर घुर्राते हुए बोली। उसने बेदिली से हाथ गिरा दिए और सर झटक कर खुद कलामी के अंदाज में फुड़फुड़ाने लगा। तुम नहीं जानती, वो तुमसे एक लफ्ज भी नहीं पूछेगी। सारी बात पुरुष मुझसे होगी और मेरी लालमी पर खाल गिरा दी जाएगी। मेरा उसकी बात सुने बगैर ही आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैं उस सनसनीखेज तमाशे की इख्तितामी डायलॉग सुनने के लिए वहीं रुक गया था। मेरी मौजूदगी का एहसास होते ही गनमैन ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा था, फिर तहकीर अमेज लहजे में टपट कर बोला, जाओ, चाहते क्यों नहीं? यहाँ खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? उसकी आवाज सुनकर वीरा भी रुक कर पलटी थी। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, क्यों उलझ रहे हो इस पागल से? सारी झुंझलाहट तुम पर ही उतार डालेगा। मैं इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बरामदे की तरफ बढ़ चुका था। ये बास कौन है और तुम मुझे कहाँ ले आई हो? मैंने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। बस देखते जाओ, ज्यादा तजस्सुस से काम लिया तो थोड़ी देर में खोपड़ी पिघलने लगेगी। उसने पहली बार हंसते हुए कहा था। मुझे खुशी हुई कि तुम हंसना नहीं भूली हो। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा। वो इमारत की कालीन से रास्ता पुरपीच राहदारियों से होती एक कमरे में दाखिल होगी। उस कमरे में मौजूद आसाइशों का जायजा लेकर मैं उलझन में पड़ गया। तुम्हारा रवैया मेरी फहम से बालातर साबित हो रहा है। तो मुझे किस लिए अपना कैदी बनाने का फैसला किया? ज्यादा आसान तो यही था कि मुझे गोली मारकर वहीं छोड़ा थी। मसलहत के तहत मसाहलियत। वो मेरे चेहरे पर नजर जमा के गहरी संजीदगी के साथ बोली। वाज़ेह रहे कि ये बड़ों का नहीं, मेरा अपना फैसला है। इसकी तमाम तर जवाबदेही मेरे शानों पर आएगी। मसाहलियत का सारा इन्हिसार इस बात पर है कि तुम तंजीम के साथ अपनी वफादारी का यकीन दिला सको, क्योंकि इस बारे में भी मेरा ज़हन साफ नहीं हुआ है। अगर तुम मेरी तरफ से शुबहात का शिकार हो तो भला मैं क्या कर सकूंगा? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए बेपरवाही से कहा। एक सिगरेट मुझे भी दे दो, उसने कहा, और मैंने जली हुई सिगरेट उसकी तरफ उछालती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम्हारी चपकलिश A2 के साथ थी, लेकिन तुमने तंजीम की जड़ों पर वार करना शुरू कर दिया। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लेते हुए कहना शुरू किया। तुमने अहम तरीन कारिंदों को हलाक किया है। अपने इस रवैये की वजाहत के लिए तुम क्या कह सकोगे? कुछ भी नहीं। उसकी तवक्को के खिलाफ मैंने बदस्तूर बेपरवायाना अंदाज बरकरार रखते हुए कहा, तुम्हारा यह सवाल ही बेमानी और अहमकाना है। तुम तो आज सामने आई हो। आज से पहले मेरे लिए तंजीम A2 से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। मेरे नजदीक वो एक मुतलिकुल अनान करो बंद था, जो अपनी जात को सामने लाए बगैर काम चला रहा था और खुद किसी को जवाब दे नहीं था। मेरी दानिश में तंजीम को पहुंचने वाला हर नुकसान A2 की जात को पहुंचता था। उसके आगे तंजीम का तसव्वुर ही मफकूद था। और अब मेरे सामने आ जाने के बाद क्या सूरत हाल बनती है? उसे चुपते हुए लहजे में कहा। A2 इतना खुद मुख्तार नहीं था जितना नजराने की कोशिश करता था। मैंने बिला तरद्दुद जवाब देते हुए कहा, अब तो यूं मालूम होता है कि वो भी मेरी ही तरह, लेकिन मुझसे कुछ ज्यादा अहम एक मोहरा था, जिसे हालात बिगड़ने पर तुम्हारे हाथों पिटवा दिया गया। तुम्हारे दलाइल वजनी है। वो पुरख्याल लहजा में बोली। फिलहाल उन्हें तस्लीम करना होगा, वरना तुम्हें मारना न अब मुश्किल है और न कल। बदनीति सामने आने पर यह काम भी हो जाएगा, यानी हम मसाहलियत की तरफ पेशकदमी कर सकते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तिज़ाइया लहजा में सवाल किया। पेशकदमी तो हो ही चुकी है। उसने गोया मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा कि हमारे जहां तुम इस वक्त मौजूद हो हमारे लिए अहम तरीन दर्जा रखती है। इसके बारे में जानने वाले अजनबियों के लिए जिंदा रहने का कोई हक बाकी नहीं रहता। तुम अब तक जिंदा हो, जिससे जाहिर हो रहा है कि हम मफाहमत के रास्ते पर चल पड़े। मफाहमत से पहले मैं अपने कुछ सवालात के जवाब चाहूंगा। मैंने उसे अपनी गुफ्तगू जारी रखने का मौका दिए बगैर कहा। मैंने पेशानी पर बल लाए बगैर तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है, लिहाजा तुम्हें भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। मेरी और तुम्हारी हैसियत में फ़र्क है। उसने तुरुश लहजे में कहा। उसे मलहूज रखोगे तो हर्जा सराई का शौक पैदा नहीं हो सकेगा। मेरे लिए तुम्हारी यह तकरीर बेसूद है। मैंने बेखौफी से कहा, मुझे तुम पहले ही बता चुकी हो कि तंजीम में किसी की कोई हैसियत नहीं। सब किसी न किसी को जवाब दे होते। हो सकता है कि कल वो मुझे अपनी नुमाइंदगी का इख्तियार दे दे जिसको तुम जवाब दे हो। ऐसे गैर यकीनी हालात में तुम्हें अपनी आर्जी हैसियत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मौका से बरमहल फायदा उठाने की ही इसी बरजस्ता सलाहियत पर मैंने तुम्हारे बारे में गौर किया है। तो मुस्कुराते हुए बोली, चलो पूछ लो जो पूछना चाहते हो। तंजीम की तारीख में शायद ये पहली बार होगा कि किसी मगलूब को गालिब से बाज पुरुष की इजाजत दी जाए। इस गलतफहमी में न रहना, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। गालिब वही कहलाएगा जो इस वक्त मुसल्ला हो। उसे मुखलाहट के आलम में अपने हैंडबैग को टटोला था और फिर उसके चेहरे पर पहली बार सर्दी सी फैलती चली गई। जीवा हाउस के कंट्राट से फरार होते हुए उसने अपना बेआवाज पस्तौल लिबास में कहीं छुपा लिया था, लेकिन श्याम मर्सिडीज में सफर का आगाज करते हुए उसने पस्तौल पायदान में पड़े हुए हैंडबैग में डालकर उसे अगली दोनों नशिस्तों के दरमियान रख दिया था। रास्ते में उसकी ड्राइविंग में इन हिमाक से फायदा उठाकर मैंने हैंडबैग से पस्तौल उड़ा लिया था, जो इस वक्त भी मेरी तहवील में था। मैंने पस्तौल निकालकर उसके सामने तपाई पर डाल दिया और तंजिया लहजे में बोला, गालिब और मखलूब का खुमार ज़हन से उतर जाने के बाद अब तुम ज्यादा यकसुई के साथ मेरे सवालात के जवाब दे सकोगी। तुमने इसे अनलोड कर दिया है। वो पस्तौल उठाते हुए शिकायती लहजे में बोली, यह बड़ा जरूरी था।
मैंने मुज़ाकिराना लहजे में कहा। मैं अहमक तो नहीं था कि भरा हुआ पिस्तौल तुम्हें लौटा देता। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़े अनाप परस्त हो, पसपाई में भी शान दिखा रहे हो। चाहते तो वही भरा हुआ पिस्तौल निकाल कर मुझे भी शेर कर सकते थे। वही है कि तुम्हारे जहन पर तंजीम का गलबा है। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम तंजीम से समझौता करना चाहते हो। एटू ने अपनी हमाकतों की बिना पर तुम्हें अपने हाथों से खो दिया था। हाथों के गलत इस्तेमाल पर एक खास मर्दाना मुहावरा है जो फिलहाल मैं तुम्हें सुनाना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि मेरे सवालात के जवाब में तुम्हारी क्या राय है। जो पूछना चाहो पूछ लो, लेकिन मैं हर सवाल का जवाब देने की पाबंद न होंगी। तुम्हारी कौमियत क्या है? मैंने पूछा। फिलहाल पाकिस्तानी हूँ, वो डटाई के साथ बोली। तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं 17 जुबानों पर कादिरुल कलाम हूँ, जिनमें से बाज़ जुबानें कई ममालिक में मुश्तरिक हैं। मेरे पास कम अज कम 20-22 मुल्कों के पासपोर्ट हैं। इस वक्त मैं मीरपुर के इलाके की पैदा होने वाली दोहरी कौमियत के हामिल एक कश्मीरी की बीवी हूँ और एमिग्रेशन में मेरी यहाँ आमद का बाकायदा इंदराज है। नाम में क्या रखा है? नाम तो हर लम्हे बदल सकते हैं। तुम अगला सवाल करो। इस इमारत में तुम्हारी क्या हैसियत है? बेबी कहलाती हूँ, वो शौक और इश्तियाल तिलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। तुमने देख ही लिया है कि बाहर जबरदस्त होने के बावजूद मैं इस चार दीवारी में किस कदर बेबस और महकूम हूँ। और यहाँ बास कहलाने वाले से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही जो हर हाकिम और महकूम का होता है। नाम क्या उसका? बेकार सवाल है, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। नाम कुछ भी हो सकता है, याद रखने के काबिल बस एक ही बात है कि वह बास है और बास हर हाल में सिर्फ बास होता है। उसके दबदबे का अंदाजा तुमने इसी बात से लगा लिया होगा कि 6.5 फुट का गन मैन भी उसके नाम से कांपता है। बहुत मगलूब और गज़ब और सख्त तबीयत का मालिक है और कबूतरबाजी से दिलचस्पी रखता है। मैंने तंजिया लहजे में कहा। बास होने के बावजूद उसने बड़ा घटिया काम अपने जिम्मे लिया हुआ है। उसने दिल खोल कर क्या लगाया। तुम बास के लकब से धोखा खा रहे हो। वो सिर्फ काले गन मैन का बास है, मैं तो उसे चुटकियों में उड़ाती हूँ। अभी सामना होगा तो तुम खुद ही देख लोगे। फिर शायद वही तुम्हारा मुरब्बी और सरप्रस्त भी होगा, क्योंकि गनमैन के रवैये में तादीब के साथ ही एहतराम का अंसर भी बहुत नुमाया था। वो तुमसे डरता भी है। शायद तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो कि वो 50 बरस का अधेड़ उम्र आदमी है और मेरे इश्क का पुरजोर दावेदार भी है। वो एक गहरा सांस लेकर बोली और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर लठते मारा हो, लेकिन वो मेरे रद्द-ए-अमल पर ध्यान दिए बगैर बोलती जा रही थी। दूसरे के सामने मुझे बेबी कहकर मुझ पर हावी होने की कोशिश करता है और तन्हाई मुयस्सर आते ही नदीदों की तरह उस बुड्ढे खोस्ट की राल बहने लगती है। काला गन मैन इस पूरे पस मंजर से लाइम है और बूढ़े की किसी लेपालक बेटी की तरह मेरा एहतराम करता है और तुम मुसलसल उसे उल्लू बनाए जा रही हो। मैंने मुंह बनाकर उसी लहजे में कहा। वो बन रहा है तो मुझे क्या रुकावट पेश है? वो बेपरवाही से कंधे उचकाकर बोली। फिस यूनिट का सरबराह है और मुझे अक्सर उससे काम पड़ता रहता है, इसलिए उससे बनाए रखने पर मजबूर हूँ। मेरे जहन में एकदम ही रोशनी का झमाका सा हुआ। वीरा ने जो कुछ बताया उसकी रोशनी में मैंने राय कायम कर ली थी कि उस यूनिट का सरबराह यकीनन कोई गैर मुल्की बल्कि तरजीहन सफेद फार्म होगा। फिर वहां का मुहाफिज भी स्याह फार्म गैर मुल्की था, जिससे जाहिर होता था कि उन लोगों के लिए उस यूनिट की अहमियत गैर मामूली थी और वहां के मामलात में किसी मकामी पर एतमाद करने की गलती नहीं की गई थी। दूसरी तरफ काले गन मैन के बयान के मुताबिक बास कबूतरबाजी के खपत में मुब्तला था। मैंने गोरों को परिंदों और पालतू जानवरों के मामले में अमूमन जरूरत से ज्यादा हिसास और हमदर्द पाया था, लेकिन किसी गोरे का बाकायदा कबूतरबाज होना मेरे लिए एक हैरतनाक इंकशाफ था। फिर वीरा ने खुद ही उस कबूतरबाजी की एक तावील पेश कर दी थी कि ऊपर कबूतर खाने में एक खुफिया दूरबीन नस्ब थी जिसकी मदद से खुले समंदर का जायजा लिया जाता था। मुझे यकीन होने लगा कि साहिल समंदर के करीब वीरान इलाके में वाक़ई वो हमारी तंजीम के लिए अहम मवासलाती यूनिट का दर्जा रखती थी। शायद वही समंदरी इलाका तंजीम के गैर कानूनी तरामदी और बरामदी कारोबार के लिए इस्तेमाल होता था और उस यूनिट का निगरान हिसास दूरबीन के जरिए कुर्बजवार के पानियों की निगरानी करते हुए ताकतवर लसीकी राब्तों पर अपने उन आदमियों को हदायत फराम करता होगा जो साहिल से दूर खुले समंदर में माल लेने या उतारने को मुंतजिर रहते होंगे। उससे आंखों सबाक में कबूतरबाजी का शौक भी बहुत मानी केस था। मुझे शुबा हुआ कि इलाके में उसकी कबूतरबाजी की जरूरत से ज्यादा तशहीर की गई होगी ताकि मकान की छत पर ऊंची ऊंची छतरियों और अड्डों की आड़ में लगे हुए ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना मकीनों की तवज्जो का मरकज न बन सके। कबूतरबाजी की तशहीर के बाद हर शख्स ही ऐसी अशिया को एक मालदार और खपती कबूतरबाज का शौक समझकर नजरअंदाज कर देता और यूनिट की सरगर्मियां पूरे जोरों शोर से जारी रहती। मैं उससे कतई ला इल्म हूँ, लेकिन तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा कि अगर ये तुम्हारा कोई काबिल जिक्र साहिली मवासलाती यूनिट है तो इसकी बर्बादी चंद ही रोज की बात है। हुकाम को सराग मिल चुका है कि खुले समंदर में बरामद के लिए मंशियात लाने वाले स्टीमरों को साहिल से बरह रास्त हदायत मिलती हैं और वो गिरफ्त में आए बगैर अपना काम कर गुजरती हैं।
अपने ज़हनी तजुज़िये के बाद मैंने शोशा छोड़ा। तुम क्या बक रहे हो? वो तेज गुस्सीले लहजे में मुस्कुराई। आज तक किसी के फरिश्तों को भी छुपा नहीं हो सका कि यहाँ ऐसा कोई रेडियाई स्टेशन कायम है। किसी को हमारी कार्रवाइयों की भनक तक नहीं मिल सकती। हो सकता है कि फिर वो किसी दूसरे अड्डे की बात हो। मैंने पुरस्कून मुसालहाना लहजे में बहस से गुरेज करते हुए कहना चाहा, लेकिन वीरा लाइट ने तेजी से मेरी बात काट दी। दूसरा अड्डा? वो तहकीर अमेज अंदाज में बोली थी। हम यहाँ राइज हर फ्रिक्वेंसी की मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग के उस हिसास निज़ाम ने आज तक इलाके में किसी और ऑपरेशन की खबर नहीं दी। फिर ये कैसे हो सकता है? इस बार मैंने वीरा की बात काट दी। तुम इतना ही एतमाद है तो बात खत्म करो। हो सकता है कि वो मेरी गलतफहमी रही हो। रात तेजी से गुजरती जा रही है। हमें अपने मामलात खत्म कर लेने चाहिए। किस महकमे को सुराग मिला है इस यूनिट का? उसने मुझसे सवाल किया तो उसकी आवाज़ में एतमाद की कमी पनाह थी। अब दफन करो इस किस्से को, मैंने चिड़चिड़े लहजे में कहा। यूनिट रहे या तबाह हो जाए, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे सामने इस लहजे में बात न करो टैनी। वो यक बयक फाड़ खाने वाले लहजे में घुराई। तंजीम के मुफाद से इतनी लातलकी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। मैं प्रेरी लेकर कोया होश में आ गया। गुफ्तगू की रवानी में मैं ये फरामोश ही कर बैठा था कि मैं इस वक्त उसका कैदी था और वो तंजीम में एक मनसब पर फाइज थी। मुझे अफसोस है, मैंने धीमे लहजे में कहा। तवील बेआरामी मेरे मिजाज पर असरअंदाज हुई है। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। उसने गंभीर लहजे में याद दहानी करवाई। आर्मी एविएशन के किसी पायलट ने एक पैगाम सुना था। उसी के बाद छानबीन शुरू हुई थी। आखिरी नताइज से मैं बिल्कुल लाइल हूँ। मैंने अपनी बात बनाने के लिए संजीदगी के साथ एक बेसरोपा लेकिन मरबूत कहानी छेड़ दी। हो सकता है कि सुना जाने वाला पहला पैगाम ही आखिरी साबित हुआ हो और वो थक हार कर बैठ गए हूँ। वो चंद सानियों तक खामोश बैठी मुसलसल मुझे घूरती रही। फिर ख्याल अंगेज लहजे में बोली, फिर क्या फैसला किया है तुमने? ना मैं खुद से बाहर निकला था न अब बाहर रहना चाहता हूँ। मैंने फौरी तौर पर जवाब दिया। शायद तुम खुद भी उसका अंदाजा लगा चुकी हो। तुम्हारे हाथों एटू की मौत से मैंने यही नतीजा अखज़ किया। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। वो गहरा सांस लेकर बोली। तंजीम इस वक्त इफरादी कुव्वत के बहरान से दो चार है। आज के इज्तिमा का मकसद भी यही था। एटू ने मेरे इमाम पर उन्हें जमा किया था। उन सब के सामने एटू को सजा देकर मैं उनके जहनों में तंजीम की दहशत बिठाना चाहती थी, जिसमें मुझे भरपूर कामयाबी हुई। उसके बाद मैं उन्हीं में से काम के आदमी मुंतखब करके ऊपरी सतह पर नामजद कर देती, लेकिन ऐन वक्त पर तुमने मुदाखलत करके सारा काम पे काट दिया। अब न जाने उनमें से कौन कौन जिंदा रहा होगा। इस गुफ्तगू से पहले बस एक खलिश और दूर कर दो मेरी, मैंने इजाजत तलब लहजे में कहा और वो तो भी अंदाज में सर हिलाकर रहेगी। लाहौर के लाइट्स कॉटेज से हमारा क्या ताल्लुक है? मैंने महसूस किया कि मेरा सवाल सुनते ही उसके चेहरे पर एक फीका सा रंग आकर गुजर गया। अच्छा हुआ कि ये नाखुशगवार मौजू तुमने खुद ही छेड़ दिया। पहली बार वो थके हुए लहजे में बोली थी। आज जो कुछ भी हुआ वह हर एतबार से बदतरीन और तबाहकुन था। देखा जाए तो वही वाकयात A2 की ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। एक मुकाबले में शायद एक दो ऑपरेटर्स भी तुम्हारे हाथ लगे थे, फिर मैंने उन्हें तबाह कर दिया। मैंने जब भी इस बारे में गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि लाइट तीनों जगह मुश्तरिक है। वीरा लाइट, जिमी लाइट और लाइट्स कॉटेज। फिर जिमी लाइट की शख्सियत भी बहुत पुरस्कार सी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा खानदानी सरबराह होने के साथ साथ तंजीम का भी गार्ड फादर हो? तंजीम में बावाज बुलंद इस हद तक सोचने की इजाजत नहीं है। वो तदीबी लहजे में बोली। ये गनीमत है कि माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर तुम्हें एक बार फिर अपनी जगह बनाने का मौका दिया जा रहा है। तुमने तंजीम को बहुत से कारामद आदमियों से महरूम किया, जिनमें लाइट्स कॉटेज के सिक्योरिटी ऑफिसर तफैल और ओल्ड डार्लिंग के नाम सरफहरिस्त थे। A2 ने तुम्हारे खिलाफ अपनी जाती लड़ाई में तंजीम के वसाइल को बड़ी बेरहमी के साथ इस्तेमाल किया था, वरना लाइट्स कॉटेज तंजीम से बिल्कुल अलग थलग है। वहां कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। अलबत्ता जाहो हशमत के सारे मुजाहरे वहां बहुत फरागदिली के साथ मुहैया किए गए हैं। यानी वो नाम मेरे लिए शजराए ममनू रहेगा? मैंने सवाल किया। शायद इस अरसे में तुम तंजीम के बुनियादी असूल तक फरामोश कर बैठे हो। उसने चुभते हुए लहजे में कहा। जिन चीज़ों से ताल्लुक ना हो उनके बारे में सोचना भी ममनू है। तुम्हारे तजस्सुस का यही हाल रहा तो ऐसा ना हो कि मुझे अपना फैसला वापस लेना पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि लाइट्स कॉटेज का नाम भी अपने जहन से खुल डालूं। तुम चाहो तो इन लोगों को भी अपने साथ ले सकते हो जो अब तक तुम्हारे लिए काम करते रहे। कहते तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मेरे साथ कोई भी नहीं है, अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, तो क्या जीवा हाउस के बाहर खुदकार गन्ने नस्ब करके आए थे तुम? उसका लहजा तुरुश हो गया। सब पेशगी मुआवजे पर काम करने वाले किराए के कातिल थे। मैं राजदारी के कामों में ज्यादा भीड़ भाड़ साथ लेकर चलने का कायल नहीं हूँ। जरूरत पेश आने पर जब पैसा फेंक कर बेहतरीन आदमी मिल जाते हूँ तो मुझे टोलियां पालने की क्या जरूरत थी? ओह, और वो मुहिम जो लड़की? उसने पुरजस्स लहजे में सवाल किया। वो एक मुअज़्ज़ज़ खानादार लड़की है। मैंने गहरी सांस के साथ कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि आजकल वो मुझसे भी नाराज है। उसका पता बता दो, तुम्हारी खातिर में उसे मना दूंगी। उसने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों और अल्फाज से झलकता हुआ तजस्सुस मुझसे पोशीदा न रह सका। वो मुझसे बहुत गहरी चाल चल रही थी।
शायद मुझ पर वार करने से पहले मेरे सारे कार्ड्स खुलवाना चाहती थी। मुआफ़ी और तंजीम में दोबारा शमूलियत की दावत भी शायद उसी हिकमत अमली का एक हिस्सा थी। उसके ज़ाइम पर शुबा होते ही मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन अपना सुकून बरकरार रखते हुए मैंने नासेहाना लहजे में कहा, वो बड़ी मुंह पट लड़की है। उसका पहला सवाल यही होगा कि तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है, और तुम्हें जलील करके घर से निकाल देगी। न जाने क्यों मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उस वक्त का इंतजार करो जब मैं उसे अपनी बीवी के तौर पर तुमसे मुतारिफ करवा सकूंगा। वो कुछ बोले बगैर गौर से मेरी तरफ देखती रही, फिर चंद सानियों बाद दहाने से एक गहरा सांस खारिज करते हुए बोली, आज की इज्तिमा में कराची के चंद मारूफ चेहरे मौजूद नहीं थे, रक्शी और जहांगीर वगैरह। मैं तो सब ही से कट कर रह गया था। हो सकता है कि इन दोनों से भी ए टू की कुछ चल गई हो। मैंने मुतातिल अल्फाज में कहा, फिर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए बोला, अरे 2:30 बज रहे हैं, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहते हुए मैंने जगह छोड़ दी। मेरे ही साथ वो भी खड़ी होगी। उसके खूबसूरत होंठों पर सर्द सी मुस्कुराहट जमी हुई थी। फिलहाल तुम्हें यही कयाम करना होगा, उसने सपाट लहजे में कहा। मेरा जाना जरूरी है, मैंने सख्ती के साथ कहा। मुझे उन लोगों से हथियार वापस लेने हैं जो जीवा हाउस पर ममूर थे। रात गुजर गई तो वो मुझे मुर्दा तसव्वुर करके हथियार भी बेच खाएंगे। तुम्हारा जाना नामुमकिनात में से है, उसने सर्द लहजे में कहा। मुझे पता बता दो, मेरा कोई आदमी जाकर उनसे न सिर्फ तुम्हारे बल्कि उनके भी हथियार ले आएगा। तो क्या मैं अभी भी तुम्हारा कैदी हूँ? मैंने भड़क कर सवाल किया। जाहिर है, खुद ही गौर करो, जीवा हाउस से यहाँ तक मेरे पिस्तौल का मैगजीन गायब होने के अलावा और क्या तब्दीली आई है कि तुम खुशफहमी में मुब्तला होने लगो। वह चुपते हुए लहजे में बोली, और ये तमाम गुफ्तगू तंजीम में वापसी? मैंने हैरत से सवाल किया। तुम्हारा हाफजा भी कमजोर हो गया है। उसके तेवर रफ्ता रफ्ता बिगड़ते जा रहे थे। मैंने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया था कि तंजीम में किसी की कोई हैसियत नहीं। देखा जाता है कि कौन किसको जवाब दे है। तुमसे मैंने बात की है, लेकिन मेरे ऊपर भी कोई मौजूद है। फिर यह भी देखना होगा कि अब तक तुम जो कुछ कहते रहे हो उसमें सच कितना और झूठ कितना। मेरे असाब तन के वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी और मुझे उसे एक बार फिर तसादम होता नजर आ रहा था। तुम्हारी सच्चाई के इम्तिहान का आगाज तुम्हारी रहाइश कहाँ से होगा? वो नफतुल अल्फाज में कह रही थी। तुम यहाँ रहोगे और मेरे आदमी तुम्हारी क़यामगाह का जायजा लेंगे, किराए के कातलों से मिलेंगे। उसके बाद अंदाजा हो सकेगा कि तुम तंजीम के साथ कितने मुखलिस हो। ये सरासर तौहीन है। ऐसी जिल्लत आमेज शराइत पर मैं हरगिज ताउन नहीं करूँगा। मैंने भड़क उठने की अदाकारी करते हुए कहा, तुम्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। वो तंजिया लहजे में बोली, ताउन नहीं करोगे तो मौत को गले लगाना होगा। यहाँ का कभी हैकल गनमैन अपने शिकार को बाजू में दबोच कर पसलियां तोड़ देने में खास महारत रखता है। उसके बाजू में किसी सांप से ज्यादा ताकत पोशीदा है। तजुर्बा बोल रहा है, मैंने तहकीर आमेज लहजे में कहा। मेरा वार कार कर रहा। उसने चिल्लाकर हाथ में थामो वो पिस्तौल मुझ पर फेंक मारा। मैंने अपना चेहरा बचाते हुए फुर्ती के साथ पिस्तौल लपक लिया और उससे कबल कि वो मेरी मक्कारी का अंदाजा लगाकर मेरी तरफ झपटती, मैं पिस्तौल में मैगजीन फिट कर चुका था जो शुरू से मेरी तहवील में मौजूद था। पिस्तौल लोड करते ही मैंने वीरा को निशाने पर ले लिया। जहां हो वहीं खड़ी रहो और दोनों हाथ सर से ऊपर उठा दो। इस बार मेरे लहजे में तहक्कुम से मटा था। उसने न हाथ बुलंद किए, न उसके बुशरे पर तरद्दुद के आसार नमूदार हुए। उसने बज़ाहिर मुझे नजरअंदाज करते हुए अल्बर्ट कहकर किसी को पुकारा था। मैंने फुर्ती के साथ अपना रुख कतरे तब्दील कर लिया ताकि वीरा के साथ ही कमरे के खुले हुए दरवाजे पर भी निगाह रख सकूं। वीरा ने दोबारा अल्बर्ट को पुकारा और खुले हुए दरवाजे में से एक अधेड़ उम्र सफेद फाम चीखता हुआ मुंह के बल फर्श पर आ गिरा। उसके साथ राहदारी में से सुल्तान शाह की जहरीली आवाज उभरी थी, तुम्हें बुला रही है, तू अंदर चाहता नहीं है मरदूद कहीं का। फिर सुल्तान शाह दरवाजे में खड़ा नजर आया। शायद वो काफी देर से अंदर मौजूद था और बाहर दीवार की ओट में छुपे हुए सफेद फाम की निगरानी कर रहा था। फिर जरूरत पेश आने पर उसकी कमर पर लात रसीद करके उसे कमरे में फेंक दिया। वीरा के हाथों गैर मुसल्ला होने के बाद से मैं सुल्तान शाह को मुसलसल पूरा हुआ था। हालांकि वो इस खेल में बहुत अहम किरदार अदा करता रहा था। वो इब्तिदा ही से वीरा की निगरानी पर ममूर था और उसके कामयाब तहक्कुब की बिना पर मुझे इल्म हो सका था कि इस रात जीवा हाउस में होने वाली इज्तिमा में वो खुद भी शिरकत कर रही थी। वीरा की स्याह मर्सिडीज शुरू से सुल्तान शाह की नजरों में रही थी और मेरा ख्याल था कि पुलिस की आमद के आसार पैदा होते ही उसने अपना मोर्चा छोड़कर दोबारा मर्सिडीज की निगरानी शुरू कर दी होगी। इस तरह वह पूरे हालात से बाखबर रहते हुए इस इमारत में घुसने में कामयाब हो गया था। इसकी महारत थी कि वीरा को किसी भी मरले पर निगरानी का शुबा तक नहीं हो सका था। सुल्तान शाह उस वक्त निहत्ता नहीं था, लेकिन मैं उसकी मुदाखले से पूरी तरह महफूज भी न होने पाया था कि सुल्तान शाह के पीछे स्याह रंग का एक कोंदा सलबका और वो भी उड़ रहा था। वो मुंह के बल अंदर उस अधेड़ उम्र पर आ गिरा जो मुगलजात बगता हुआ फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था। खुद को संभालने की नाकाम कोशिश में सुल्तान शाह अपने असलेहा से भी हाथ धो बैठा था। किसी स्टेज पर होने वाले मैजिक शो की तरह खुले हुए दरवाजे में से अब स्याफाम गनमैन खड़ा मुझे कीना तो उस निगाहों से गुर रहा था। उधर सुल्तान शाह ने ढेर होते हुए भी काम दिखा दिया था और अधेड़ उम्र सफेद फाम की गर्दन दबोच कर अपने गिरते हुए वजूद की पूरी झोंक के साथ उसका सर फर्श पर दे मारा था। सफेद फाम किसी ज़िबा किए हुए सांड की तरह खड़ा था।
वीरा ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो तो गनमैन को देख रही थी जो अपने बास की मिट्टी प्रीत होते देखकर किसी दो हैकल उकाब की तरह सुल्तान शाह पर चपटा था। गनमैन न सिर्फ मुसल्ला था बल्कि पूरी भीड़ को तनहा संभाल लेने की कुव्वत रखता था। लिहाजा मैंने उसे ललकार कर रोकने की कोशिश में वक्त बर्बाद किए बगैर हाथ सीधा करके उसके बाएं पहलू में गोली चला दी। बच जल्दी से, वीरा ने बेतावाना अंदाज में चीख कर उसे होशियार करने की कोशिश की थी, लेकिन गोली उसकी जुबान से कहीं ज्यादा बर्क रफ्तार थी। एडी के बाएं पहलू से खून की धार बह निकली। उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा अज़ियत और गुस्से से बिगड़कर बेइंतहा डरौना हो चुका था। उसने मुझ पर से निगाह हटाए बगैर वीरा से इजाजत तलब की और मेरे बदन में सनसनी की लहरें सरायत कर की, क्योंकि उसकी मजबूत आवाज से पता चल रहा था कि जख्म ज्यादा मोहलक नहीं था। वो वहशी देव जख्मी जरूर हो गया था, लेकिन मेरी चलाई हुई गोली उसके दिल में पवस्त नहीं हो सकी थी और वो महज 2 लंबे लंबे डग भरकर मुझ पर हमला कर सकता था। अपनी बेबी की हजियानी हौसला अफजाई सुनने के लिए वो बस लहजा भर के लिए झुका था कि मैंने उस पर दूसरा फायर कर दिया। गोली पेशानी में उतरती चली गई। बिगड़ा हुआ खौफनाक चेहरा लम्हे भर बह निकलने वाले काड़े खून में नहाकर दहशतनाक हो गया और वो किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथ फिजा में लहराते हुए वहीं ठहर हो गया। बेबी गिरते हुए उसके मुंह से दर्द में डूबी हुई तवील करहा बरामद हुई थी और उस आवाज में रची हुई मौत की बेरौनकी महसूस करते ही वीरा किसी छोटे से बच्चे की तरह बिलकती हुई उसके खून में नहाते हुए सीने से लिपट गई। उसे देखकर मैं बस पुरतफक्कर अंदाज में सर हिलाता रह गया। वीरा की इस्तरारी रवैये ने जहां कई गुत्थियां सुलझा दी थी, वहां उस सवाल का जवाब भी फराहम कर दिया था कि मेरे तबसरे पर उसे यक बयक इश्तियाल क्यों हो गया था। सुल्तान शाह अपने कदमों पर खड़ा हैरत के साथ वो मंजर देख रहा था। उसे नजरें चार होते ही मैंने उसे आंख से इशारा किया तो वह सर झटक कर यूं चौंका था जैसे उस वक्त तक सोता ही रहा हो। फिर उसने नहायत सुरात के साथ अपने पिस्तौल और एडी के राइफल पर कब्जा कर लिया और दोबारा दरवाजे पर चमका। उसकी चाल में नमूदार होने वाली हल्की सी लंगड़ाहट से जाहिर हो रहा था कि एडी की लात शायद वो जिंदगी भर फरामोश न कर सकेगा।